चलिए बाकी इसके बाद अब जैसे आप लोग को याद होगा मैंने बताया था कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है, कंपनी के अंदर क्या होता है, MOA एंड AOA, ये कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। उसी तरीके से LLP के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं LLP एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? LLP एग्रीमेंट। तो अभी बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम LLP एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर आप जानते हैं भारत के अंदर जितने भी LLP बनते हैं सब कंपनी सेक्रेटरी बनाता है। हम लोग जो CS हैं हम ही लोग बनाते हैं LLP। तो LLP बनाते वक्त सबसे जरूरी है कि हम उस LLP का पहले क्या बनाएं, LLP एग्रीमेंट बनाएं। तो अब आपको सिखाया जाएगा कि LLP एग्रीमेंट बनाते वक्त इस एग्रीमेंट में हमें क्या क्या लिखना है। क्योंकि देखिए पार्टनर्स तो बिजनेसमैन होते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखना है, तो वो तो कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करेगा कि साहब आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिससे कि आपका दूसरे पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा वो भी इसी में लिखा रहेगा, आपका अपने LLP के साथ कैसा रिलेशन होगा वो भी इसी में लिखा होगा। मतलब LLP के अंदर पत्ता भी हिलेगा तो किसके थ्रू, LLP एग्रीमेंट के थ्रू। मतलब LLP एग्रीमेंट से कोई भी LLP बाहर जा नहीं सकती। अगर वो बाहर जाएगी तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। तो क्या LLP एग्रीमेंट एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया LLP के लिए? बोलो। तो LLP डॉक्यूमेंट इज एक्टिंग लाइक अ चार्टर्ड मींस मेन डॉक्यूमेंट ऑफ LLP। मतलब LLP के अंदर कुछ भी होगा, LLP क्या बिजनेस करेगी, LLP के पार्टनर्स कैसे होंगे, LLP का पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कैसा होगा, LLP के पार्टनर्स को क्या रेम्युनरेशन मिलेगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ये सब कहां लिखा रहेगा? LLP एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। सारे पार्टनर को साइन करना पड़ेगा और ये एग्रीमेंट ROLLP, जो ROC होता है उसी को क्या बोलते हैं, ROLLP, रजिस्ट्रार ऑफ LLP, उसको फाइल भी करना पड़ता है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आप बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये ना हाउ टू ड्राफ्ट LLP एग्रीमेंट। एक्चुअली मेन हेडिंग बनना चाहिए था, ये बेचारा छोटे में आ गया है। आप इसको मेन हेडिंग बनाओ तो इस तरीके से, मेन हेडिंग समझते हैं ना, कैपिटल लेटर में ये ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाओ। कैसे बनाओगे आप? क्योंकि छोटा सा रहेगा, बहुत बच्चा इसको पढ़ेगा ही नहीं। इसको मेन हेडिंग बना दो। कैसे बनाओगे मेन हेडिंग? हाँ, बॉक्स बना दो, ये बना दो, वो बना दो, जो भी करना करो। चलो हेडिंग बोलो। चलिए क्वेश्चन यही है कि LLP एग्रीमेंट कैसे हमें ड्राफ्ट करना है, ये ना। तो चलिए ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले ये बता रहा है कि LLP एग्रीमेंट होता क्या है भाई। तो देखो यहां लिखा है LLP एग्रीमेंट डिफाइन करता है, क्या क्या डिफाइन करता है? रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, पावर्स ऑफ पार्टनर ऑफ LLP। ऐसे टिक लगाओ जैसे मैं टिक लगा रहा हूं, रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड पावर्स। ठीक है। तो किसी भी पार्टनर का LLP के प्रति और आपस में, याद देख लो, याद है, आपस में पार्टनर से क्या रिलेशन होंगे वो भी यहां लिखा हुआ होगा, पार्टनर का LLP के साथ कैसा रिलेशन होगा वो भी यहीं पे लिखा हुआ होगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए उसके बाद तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली फाउंडेशन है। ये क्या एग्जैक्टली फाउंडेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, LLP की स्मूथ रनिंग करते हैं। क्या करते हैं? LLP की स्मूथ रनिंग। मतलब LLP एकदम आराम से चलेगा। वो किसके थ्रू चलेगा? LLP एग्रीमेंट से चलेगा। ठीक है। बाकी LLP एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीज एग्जैक्टली क्लैरिफाइड होता है? मैनेजेरियल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है, साफ साफ लिखा हुआ होता है, ये ना। चलिए अब एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि LLP एग्रीमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या क्लॉजेज लिखने हैं। एक बात याद रखिएगा, जैसे जब भी कोई भी एक्ट होगा तो उसके अंदर क्या लिखे हुए होते हैं? सेक्शंस। जैसे कोई रूल होगा उसके अंदर क्या लिखा रहेगा? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसे। कोई अग्रीमेंट होगा तो उसके अंदर क्या लिखा रहेगा? क्लॉज। क्या लिखा रहेगा? क्लॉज। जैसे क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4। तो अभी हमें पढ़ना है कि LLP एग्रीमेंट जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या क्लॉजेज लिखे हुए होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप एक्ट भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर क्या लिखा होता है? डेफिनेशन। तो यहां पे भी सबसे पहले क्या आएगा? एग्जैक्टली डेफिनेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रिटेशंस या डेफिनेशन। अब देखिए LLP एग्रीमेंट हो सकता है 20 पेज का हो। कितने पेज का हो? 20 पेज का हो। तो उस 20 पेज में बहुत सारे वर्ड बार बार इस्तेमाल होंगे।
तो उन सारे वर्ड का क्या दे दिया जाएगा, डेफिनेशन एक जगह दे दिया जाएगा, जैसे एक्ट में होता है। जैसे कैसे कहां होता है, एक्ट में होता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो क्लॉज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एलएलपी एग्रीमेंट का, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ते वक्त कोई वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो उस वर्ड का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब जैसे यहां पे क्या क्या डेफिनेशन हो सकता है भाई, हम डीपी किसको कहेंगे, हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, हमारा एलएलपी का बिजनेस है ना क्या होगा, एग्जैक्टली किस नाम से ये एलएलपी जाना जाएगा, है ना, विद विच द एलएलपी विल बी नोन। ये एलएलपी है, थोड़ा ठीक कर लीजिए आप, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। एलएलपी बी नोन, क्या है, एलएलपी बी नोन, मतलब एलएलपी किस नाम से जाना जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। यहाँ पे फुल एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का और एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो ये बेसिक थिंग्स हैं जो आपको शुरू में ही लिखे हुए नजर आ जाएंगे। मतलब एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, एलएलपी के पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, एलएलपी किस बिजनेस को करने के लिए बनाई गई है, एलएलपी का नाम क्या बता ही दिया। ये सारी चीजें शुरू में ही लिखी हुई होंगी। उसके बाद अगला हो, एक बात बताइए, किसी भी एलएलपी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, नॉर्मल पार्टनर या डीपी? साथ साथ बोलते जाएंगे, ठीक है। बताइए नॉर्मल पार्टनर या डीपी? डीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डीपी को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप नॉर्मल पार्टनर के बारे में ऊपर तो लिख ही दिए, देखो ऊपर नहीं आया था कि सारे पार्टनर्स का एड्रेस नाम वाम लिख दो, लेकिन डीपी को अलग से भी डिफाइन करने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर जितने भी डीपी हैं उसका नाम, एज, एड्रेस एकदम करेक्टली अलग अलग आराम से लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी एलएलपी के अंदर फ्रॉड रॉड होगा तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा, डीपी को ही पकड़ा जाएगा। चलिए उसके बाद नंबर 3, वो फिर से रिपीट कर रहा है ना, कि जब भी एग्जैक्टली आपका एलएलपी एग्रीमेंट लिखेंगे तो उसमें एलएलपी का नाम प्रॉपर्ली लिखा हुआ होना चाहिए, नेम एंड स्टाइल। अब स्टाइल का मतलब क्या होता है सो सुनिए आप। जैसे आप देखते हैं कंपनी है, कोई कंपनी पूरा लिखती है प्राइवेट लिमिटेड, PRIVATE LIMITED, कुछ लोग पीवीटी लिमिटेड लिखते हैं, पीवीटी एलटीडी लिखते हैं ना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जैक्टली एलएलपी है वो हो सकता है कि पूरा एलएलपी लिखें, लिमिटेड, लाइबिलिटी, पार्टनरशिप पूरा लिखें। अब कुछ लोग ब्रैकेट में सीधा क्या लिख देते हैं, एलएलपी। जैसे मालूम चला एक है एनकेजे और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एलएलपी। तो ये स्टाइल हो गया, क्या हो गया, स्टाइल। या एनकेजे पूरा LIMITED, लिमिटेड, लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, वो आप देख लेना जो भी आपको पसंद आए। मुझे लगता है कि जो छोटा वाला है वही ज्यादा चलता होगा। चलिए उसके बाद अगर कभी भी आप अपने नाम में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको ROC, मेरे मुंह से अगर ROC लिख ले तो आप ROLLP समझना, क्योंकि ROLLP बोलना थोड़ा सा लंबा लगता है मुझे, और ROC थोड़ा सा ज्यादा हमारे टंग पे रहता है। तो बाकी ROC मेरे मुंह से निकले तो तुम ROLLP समझना। जब भी आप अपने एलएलपी का नाम चेंज करेंगे तो आपको ROLLP को बताना पड़ेगा, है ना। चलिए तीसरे नंबर पे, तीसरा है फोर्थ है, फोर्थ नंबर पे एग्जैक्टली आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा, है ना। क्या बताना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बताना बहुत जरूरी है। अच्छा ये जरूरी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस बताएंगे वहीं से बिजनेस होगा? बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना ही चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब जो ROLLP के पास क्या है, रजिस्टर्ड है। जो किसके पास रजिस्टर्ड है, ROLLP के पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपना एक एड्रेस बताना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा बिजनेस वहीं से हो, आप और भी जगह से बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपको एक ऑफिस का तो एड्रेस देना ही पड़ेगा जो ROC के साथ क्या रहेगा, रजिस्टर्ड। ROC का मतलब ROLLP के साथ क्या रहेगा, रजिस्टर्ड। जैसे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ से भी चलता है, एक नया ऑफिस मैंने लिया वहां से भी चलता है, और एक मेट्रो स्टेशन के बगल में रिसेप्शन है वहां से भी चलता है। लेकिन मेट्रो स्टेशन का जो रिसेप्शन है ना, वो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस, और ये सब एडिशनल ऑफिस है। ये सब क्या है, एडिशनल ऑफिस है। तो मान लीजिए सरकार कभी भी मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा तो मेरे वो रिसेप्शन वाले एड्रेस से करेगा, इन दोनों एड्रेस से उसको कोई मतलब नहीं। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे, अगला बिजनेस ऑफ LLP, बिजनेस ऑफ LLP। हाँ क्या चीज, क्या
रेड विथ, रेड विथ, READ, रेड, रेड विद। मतलब ये सेक्शन को किसके साथ पढ़ो, फर्स्ट शेड्यूल के साथ पढ़ो। मतलब इस एक्ट के अंदर आप जानते हैं शुरुआत में कुछ सेक्शंस होंगे और लास्ट में क्या होगा, शेड्यूल। तो ये बोल रहा है रीड विथ, RW का मतलब रीड विथ। चलिए हेडिंग बोलो, बिजनेस ऑफ द LLP। आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस आप करने वाले हैं। अच्छा, जो बिजनेस आप करने वाले हैं जरूरी है कि आप वही बिजनेस करेंगे या उससे जुड़ा हुआ जो इंसिडेंटल एंसिलरी बिजनेस है वो भी कर सकते हैं आप। जैसे किसी ने बोला टेलीकॉम बिजनेस करना, तो टेलीकॉम बिजनेस का मतलब थोड़ी कि सिर्फ टावर ही लगाएगा, और टावर लगाने के लिए जमीन की जरूरत है तो जमीन भी तो खरीदेगा। तो जमीन खरीदना इज व्हाट, इट्स द इंसिडेंटल और एंसिलरी, इट्स द इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन बिजनेस। तो जरूरी नहीं कि जो बिजनेस आप लिखेंगे आपको पूरा का पूरा उसी के तरफ देखना है, उससे जुड़े हुए छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने उसमें लिख दिया बिजनेस वही जिंदगी भर चलता रहेगा या आने वाले समय में हम एडिशन भी कर सकते हैं? आप एडिशन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि एंसिलरी बिजनेस है या जो मेन बिजनेस है वही आप करें, जरूरत पड़ने पे एनी अदर बिजनेस भी आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको LLP एग्रीमेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ये पूरा कंपनी लॉ जैसा चलता है, कंपनी में भी वैसे ही होगा। तुम लोग को MOA चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें वहां आएंगी। ठीक है, आगे चले। चलिए अगला, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आप जानते हैं LLP को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अरे पूंजी तो चाहिए ना, LLP भी है तो क्या हुआ, पूंजी तो चाहिए। पूंजी कौन देगा एग्जैक्टली, पार्टनर्स। और हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सुनिए, सबसे पहले तो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लिखा हुआ होना चाहिए, टिक लगाते चलना। तो एक तरीके से पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। क्या हो गया कंपनी का, पेड अप शेयर। जैसे कंपनी में बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, यहां पर क्या बोलेंगे उसको, कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके बाद हर पार्टनर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। हर पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, पार्टनर का जो लिखेंगे क्या सिर्फ अमाउंट में लिखेंगे या परसेंटेज में भी लिखेंगे, कि इसने 10% दिया है, इसमें 20% दिया है, इसने 25% दिया है, इसने 30% दिया है, ये सब सब लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोई पार्टनर अगर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है कि पैसा तो नहीं दूंगा, उसके बदले मैं ये काम कर दूंगा, तो ये भी साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे हम, काइंड कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे, काइंड कंसिडरेशन। तो ये भी साफ साफ वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, कोई पार्टनर बाद में और कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या वो भी एडिशन होगा, यस। जैसे शुरू में तुमने बनाया था कि किसी ने 5 लाख दिया, बाद में उसने 2 लाख और दिया, तो फिर आपको LLP एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा और 5, 2, 7 वहां पे लिखना पड़ेगा। ये तो होगा ही ना। आप जो भी LLP एग्रीमेंट ऑर्डिनरली बनाते हैं उसमें जब भी आपके चेंजेज होंगे तो वो एडिशन ही तो माना जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि कोई कंट्रीब्यूशन अपना विड्रॉ करे, अगर करना चाहे तो कैसे विड्रॉ कर सकता है, क्या उसका मैनर लिखा हुआ होना चाहिए। तो कोई कैसे जोड़ सकता है, कोई कैसे घटा सकता है, ये सारी चीजें उसमें लिखी भी होनी चाहिए। तो टिक लगा लिया तुमने सारे कीवर्ड्स। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये सारे क्लॉजेज एक बार में पूछे, हो सकता है सिर्फ एक क्लॉज पे आ जाए, हो सकता है वो सीधा लिख दे राइट शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन LLP, तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो जानते हो यही होता है, क्या एग्जैक्टली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। अच्छा, एक बच्चे ने यहां पूछा ऑनलाइन कि सर पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर में क्या डिफरेंस होता है। ये तो खैर बहुत बड़ा डिफरेंस है। टर्नओवर का मतलब सेल्स, कि साल भर में हमने कितना प्रोडक्ट बेचा, और पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है पूंजी, कि इस कैपिटल कि इस बिजनेस को चलाने के लिए हमने कितना पैसा लगाया, है ना। तो टर्नओवर इज द इफेक्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इन्वेस्टेड, है ना, एंड सेल्स इज डन, इट बिकम्स द टर्नओवर। जैसे 10 लाख रुपया लगा के, है ना, 10 लाख रुपया लगा के मैंने 12 लाख का मतलब पूरा पैसा, जैसे 10 लाख का सामान बेचा तो 2 लाख प्रॉफिट भी आया होगा, तो 12 लाख आ गया, दैट 12 लाख इज द टर्नओवर।
दैट 12 लाख इज द टर्नओवर, है ना। चलिए खैर यहां देखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना जरूरी है या लॉस शेयरिंग भी? अब देखो ये तो नेचुरल है कि जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा उसी रेशियो में क्या शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा। तो देखिए लिखा हुआ है, ये रेशियो लिखना बहुत जरूरी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होंगे अमंग द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स। ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि जब भी एलएलपी में प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में वो बटेगा, वो साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे अगला, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो ये बार बार किसको टारगेट कर रहा है, एग्जैक्टली डीपी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि डीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, डीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए यहां देखिए आप, जितने भी एग्जैक्टली डीपी होंगे उसके राइट्स एंड उसकी ड्यूटीज साफ साफ लिखे हुए होने चाहिए, एकदम साफ साफ लिखे हुए होने चाहिए। अगर आपने साफ साफ नहीं लिखा है या आपका अग्रीमेंट इस मामले में साइलेंट है, इन दैट केस शेड्यूल 1 ऑफ एलएलपी एक्ट विल अप्लाई ऑटोमेटिकली। यहां पे लिखिए विल अप्लाई ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। ये बड़ी अजीब बात है इसमें, मतलब इसका मतलब डीपी को लेके एलएलपी एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट, डीपी रिगार्डिंग डीपी एलएलपी एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आपको अपने एलएलपी एग्रीमेंट में डीपी के बारे में सारी बातें साफ साफ लिखनी चाहिए। इफ यू आर नॉट राइटिंग एंड इफ दैट रिमेन्स एम्प्टी, इन दैट केस शेड्यूल 1 में जो लिखा हुआ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डीपी दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। मतलब इसका मतलब आप और चीज भूल जाओ चलेगा, लेकिन डीपी के राइट एंड ड्यूटीज आपको क्लियरली लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो शेड्यूल 1 में कुछ राइट एंड ड्यूटीज लिखे गए हैं किसके, डीपी के, दैट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई, और वो माना जाएगा कि वही आपके डीपी के राइट एंड ड्यूटीज हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो शेड्यूल 1 का ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है, शेड्यूल 1 का क्या है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन है। कब, जब आपका वो क्या रह जाए, आपका साइलेंट रह जाए, जब आपने अपने मन से कुछ लिखा नहीं। लेकिन आपने मन से लिख दिया तो फिर उसमें शेड्यूल 1 का ऑटोमेटिक एप्लीकेशन होगा नहीं। आगे बढ़े, और किसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड एक्सपल्सन। मतलब किसी भी पार्टनर में नया पार्टनर जोड़ना है तो वो कैसे हो सकता है, कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो कैसे हो सकता है, रिजाइन करेगा तो कैसे हो सकता है, और किसी को अगर एक्सपेल्ड करना है तो कैसे हो सकता है, उसका मैनर साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला केस, बोलो जल्दी बोलो, हेडिंग बोलते चलो। एक्सपल्सन का मतलब निकालना। रेम्युनरेशन कितना मिलेगा? अब जानते हैं जो पार्टनर्स होते हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ क्या मिल सकता है, रेम्युनरेशन भी मिल सकता है। और अगर उसने मालूम चला कोई लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया एलएलपी को, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, तो उस पे उसको इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। तो कितना रेम्युनरेशन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए अगला, ये आपको साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में खुलेगा, उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा। मॉडस ऑपरेंडी का मतलब होता है प्रोसीजर, तरीका। क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे होता क्या है, सुनिए यहां मॉडस ऑपरेंडी का मतलब क्या है कि मालूम चला कौन पार्टनर साइन करेगा चेक पे, तब वो चेक ऑनर्ड होगा, है कि नहीं, ये साफ साफ। और मुझे लगता है जो डीपी होंगे उन्हीं के साइन से चलेगा। कौन उसमें पैसा डाल सकता है, कौन उससे पैसा निकाल सकता है, ये सारी बातें साफ साफ एलएलपी एग्रीमेंट में लिखी हुई होनी चाहिए। आगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग ईयर। आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, आपका अकाउंटिंग ईयर कैसा होगा, अकाउंटिंग ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च वाला होगा या जनवरी टू दिसंबर वाला होगा। ऐसे जनरली ये लोग सब क्या रखते होंगे, अप्रैल टू मार्च वाला ही रखते होंगे, जिससे यूनिफॉर्मिटी आए। क्या है, यूनिफॉर्मिटी आए। अगला, मीटिंग्स। अब उस एलएलपी के अंदर मीटिंग किस ढंग से कराई जाएगी वो भी साफ साफ लिखा होना चाहिए कि मीटिंग्स पार्टनर में कब कब होंगे। जैसे वहां लिखा हुआ है साल में 4 बार होगा, या ऐसा लिखा हुआ है कि हर मंथ में 1 बार होगा, या लिखा हुआ हर मंथ में 2 बार होगा। जैसा भी जो भी लिखा हुआ है वो साफ साफ वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। मिनट्स बुक कैसे बनेंगे, मिनट्स बुक को कहां मेंटेन किया जाएगा, ये सारी बातें वहां पर साफ साफ लिखी हुई होनी चाहिए।
चलिए अगला हेडिंग बोलो। इंडेमनिटी, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी को नुकसान अगर हुआ तो उसको कंपनसेट कौन करेगा। अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसको कंपनसेट कौन करेगा, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। तो जैसे देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ होता है, जैसे एलएलपी चलाई जा रही है और पार्टनर एकदम ऑनेस्ट है, पार्टनर एकदम ऑनेस्ट है, तो भी किसी पार्टनर को कोई नुकसान हो गया, किसी पार्टनर को क्या हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बात समझ में आ गया? दूसरा, एलएलपी चलाई जा रही है, एलएलपी को कोई नुकसान हो गया तो उसका भरपाई कैसे कराया जाएगा, उसको कंपनसेट कैसे कराया जाएगा? तो नुकसान होने पे उस नुकसान को कौन डील करेगा, कौन उसको कंपनसेट करेगा, इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कि एलएलपी अपने पार्टनर्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कोई पार्टनर मालूम चला एलएलपी के काम से गया और एक्सीडेंट हो गया, तो भाई एक्सीडेंट हो गया तो उसको सारे एलएलपी के पार्टनर्स मिलकर पैसा देंगे फिर। या किसी पार्टनर से गलती की वजह से एलएलपी को लॉस हो गया तो फिर उस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। तो देखो यहां लिखा हुआ ना, यहां देखो लिखा हुआ अगली, टू इंडेमनीफाई द एलएलपी फॉर द लॉस कॉज्ड बाय ब्रीच। जैसे किसी पार्टनर ने एलएलपी एग्रीमेंट की बात नहीं मानी और उससे क्या हो गया? एलएलपी को लॉस हो गया, तो भाई आप उस लॉस को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कौन कंपनसेट करेगा, कैसे कंपनसेट करेगा, ये साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। इंडेमनिटी समझ में आया ना सबको? चलिए, इंडेमनिटी का मतलब होता है टू मेक द लॉस गुड, मतलब अगर लॉस हो गया है। चलिए आगे हेडिंग बोलो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए कि जो पार्टनर्स हैं उसमें डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल ही हम आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हैं, और तुम लोगों को मैंने बताया भी था कि जो बिजनेस वर्ल्ड है उसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? आर्बिट्रेशन यूज होता है। और तुम देख लो यहां पे लिख दिया, जरा पूरा पढ़िए, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, पढ़िए तो। पढ़ लिया? क्या इसमें लिखा हुआ है कि एलएलपी एग्रीमेंट में कहीं आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखा हुआ होता है कि अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो झगड़ा को वो किससे सुलझवाएंगे? आर्बिट्रेशन से। आप देखिए, एक कोर्ट में जाने की बात ही नहीं कर रहा। तो बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ क्या चलता है एग्जैक्टली? आर्बिट्रेशन। ये मान के चलिए, अच्छा आर्बिट्रेशन फेल हो गया तो तब वो कोर्ट में जाते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन से झगड़े सुलझ ही जाते हैं। उसका देखो सीधा सा बात है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे और आपको बिजनेस वर्ल्ड में जाना है। ये जो होता है ना, ये छोटे लेवल पे कि झगड़ा हुआ, मारपीट करने लगा, ये गधे लोग होते हैं। ये जो हाथ उठाने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो हाथ उठाते हैं जिनको मालूम है मुझ में नॉलेज नहीं है। तो मुझ में नॉलेज नहीं है, मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, इन टोटल हम गंवार हैं। इन टोटल हम क्या हैं? गंवार हैं। तो गंवार सिर्फ हाथ चलाता है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो क्या चलाते हैं? जवान। कभी अच्छा राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, कभी आपने सुना उसे मारपीट किया हो? लेकिन उसने बहुतों को जेल भिजवा दिया, बहुतों को फांसी पे चढ़वा दिया, बहुतों को फांसी से निकलवा भी लिया। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हमारे, देखा कहीं मारपीट कर रहे हो? कभी देखा है? ये छोटे लोग होते हैं जो मारपीट करते हैं, आवाज तेज करते हैं, गाली देते हैं। हमेशा कहा जाता है गाली देने वाला कमजोर होता है, मालूम है आपको? जब वो हार जाता है ना, जब वो क्या हो जाता है? हार जाता है। जब उसको मालूम है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई दलील नहीं है, तो वो गाली दे देता है। यही करता है कि नहीं करता है? पहले बताइए आप। तो ये जो बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड में कभी देखा? अभी अडानी सरपासेस द अंबानीज, सरपास कर गया ना अंबानीज को। कभी ऐसा लगा कि अंबानी मारपीट करने चला गया अडानी से? जैसे कभी देखा हो अडानी अपना 10-20 लोग लेके के, या अंबानी 10-20 लोगों को लेके चल भाई मारपीट करके आते हैं कभी, या गाली गलौज कुछ भी। इवन दे आर डीलिंग, जैसे उनको लगा कि अडानी अच्छा वर्क कर रहा है तो अंबानी उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है और उनके साथ कुछ बिजनेस शेयर कर रहा है। तो दैट्स द प्रोफेशनलिज्म।
तो आप देखिए जब आप बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं तो अगर वहां कोई डिस्प्यूट हो गया तो दैट डिस्प्यूट इज बीइंग रिजॉल्व बाय व्हाट, द आर्बिट्रेशन। वहां पे थोड़ी कोई एग्जैक्टली मारपीट करेगा या कोई झगड़ा करेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में अभी सरकार गिर गई, और सरकार गिरी और सरकार के अपने लोगों ने ही सरकार गिराया, तो तुम्हें क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे या जो और भी लोग हैं क्या वो मारपीट करेंगे, गोलीबारी करेंगे? लेट द टाइम विल डिसाइड। हाँ, जब टाइम आएगा, नहीं ऐसे उसका है, लेकिन फिर भी अगर आपने देखा हो अभी जिस हिसाब से वो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी एक्टिविटी करेंगे तो वो जनता की नजर में गिरेंगे, और जनता की नजर में गिरे और जनता की नजर में आप गिरे तो आप तो नेता बने ही नहीं ना, फिर तो जिंदगी में आप कुछ भी करोगे कोई साथ नहीं देगा आपका। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपना इमेज बना के रखना है। इफ योर इमेज इज नॉट गुड यू आर नॉट गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम एनीवन, और ये दुनिया है, हेल्प की जरूरत सबको है दुनिया में। तो इन बिजनेस वर्ल्ड द डिस्प्यूट आर रिजॉल्व बाय द आर्बिट्रेशन। दे डिडंट, ये आप देखिएगा मतलब बिजनेस वर्ल्ड में आप चले जाइए, जो मेच्योरिटी उन लोगों के अंदर है ना कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए अंबानी को देखिए, द अरविंद केजरीवाल यूजुअली उनके बारे में क्या बोलते रहते हैं कि अंबानी आर चोर, ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या अंबानी ने कभी भी रिएक्ट किया आज तक लाइफ में? क्या यार तुम्हारे जैसे 100 आते हैं, वो तो वही सोचता होगा ना। आपको क्या लगता है कि अगर अंबानी थोड़ा सा भी ध्यान दे दे दिल्ली गवर्नमेंट पर, ऐसे हाथ दे दे, दिल्ली गवर्नमेंट 1 सेकंड में गिर जाएगी। 1 सेकंड में दिल्ली गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स हुई ना, महाराष्ट्र में कोलैप्स कर गया ना। तो आप समझिए जो बिजनेसमैन होते हैं दे नेवर फाइट विद देयर हैंड्स, वो कभी हाथ नहीं चलाते। हाथ चलाने वाले कमजोर होते हैं। दे ऑलवेज यूज देयर माइंड एंड द पावर। तो इस बात का लाइफ में ध्यान रखना। आप जब कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी चलाता है। मालूम चला तुम कंपनी सेक्रेटरी बने, कंपनी में गए, वहां बोर्ड मीटिंग हो रही है, एक डायरेक्टर ने बोला कि दूसरी कंपनी से बड़ा कंपटीशन हो रहा है, तो बोले सर बुला लूं 20 बंदे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी फायर्ड, यू विल बी फायर्ड कि कितने अनप्रोफेशनल हो तुम। ऐसे कुछ नहीं होता है, इससे जिंदगी खराब होती है, इमेज खराब होता है, कुछ नहीं होता, नथिंग। एक केस आप पे हुआ ना, आपकी जिंदगी बर्बाद, बस एक केस, ओनली 1 केस, एक केस आपकी, एक एफआईआर हुआ ना आपके ऊपर, आपकी जिंदगी तबाह है। आप कभी भी, चूंकि आज की दुनिया में कुछ लोगों को लगता है हम बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस में भी टेंडर लेने के लिए जाइए, वहां पे भी चेक होता है। अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ आपको टेंडर ही नहीं मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ बिग बिजनेसमैन अगर आपका इमेज अच्छा ना हो तो। आज टाटा का इमेज बहुत अच्छा है ना, आप देखिए कितना बड़ा बिजनेस चला रहे हो। लेकिन उसी टाटा फैमिली में कोई लड़का उसका मारपीट करके अपना इमेज खराब किया रहता, आप बताइए अंबानी के बेटा से ज्यादा कोई पावरफुल है इस देश में? नहीं है ना। शाहरुख खान का बेटा से कोई ज्यादा पावरफुल है? नहीं है ना। लेकिन क्या उन लोगों ने हाथ पैर चलाया कहीं पे भी? वो एक लीगल बैटल उन्होंने लड़ा और जीता ही ना भाई। अब जो कोर्ट का जजमेंट है मैं तो उसी को समझूंगा ना, मीडिया ट्रायल को थोड़ी समझूंगा। मीडिया ट्रायल तो कुछ भी करता है। तो प्रोफेशनल बनने की जरूरत है, और प्रोफेशनल लोग हमेशा क्या प्रेफर करते हैं? आर्बिट्रेशन, हमेशा आर्बिट्रेशन। ये मतलब गांठ मान लो, सीएस बनने के बाद जब बिजनेस वर्ल्ड में जाएंगे आपको हमेशा हर जगह क्या मिलेगा? आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेशन में आजकल पढ़ा रहा हूं, आपने देखा होगा, एकदम बातचीत से, एक थर्ड पर्सन से हम अपने झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेते हैं। और आर्बिट्रेशन के बहुत फायदे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे टर्म ऑफ एलएलपी और द वाइंडिंग अप, कि जो एग्जैक्टली आपने एलएलपी बनाया है, क्या ये एलएलपी परपेचुअल है? परपेचुअल का मतलब क्या होता है? चलते रहने वाला। जैसे भाई हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चलता रहे, कोई टाइम पीरियड आपने लिखा नहीं। या हो सकता है आपने कोई टाइम पीरियड लिख दिया, दो ही चीज हो सकता है ना, या तो आप टाइम पीरियड लिखोगे या परपेचुअल होगा। टाइम पीरियड लिख दिया 5 साल, तो 5 साल के बाद वो वाउंड अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने परपेचुअल लिखा तो लेट द टाइम विल डिसाइड कि व्हेन इट्स गोना बी वाउंड अप। यही है ना। तो देखिए आप यहां पे लिखा हुआ है। बाकी एग्रीमेंट में बहुत बार सिचुएशंस भी लिखे होते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो हम अपना वाइंडिंग अप करवा लेंगे। जैसे हमारा लॉस अगर इस लेवल से आगे बढ़ गया तो हम अपना वाइंडिंग अप करवा लेंगे, या हमारे पार्टनर इतने से कम हो गए तो हम अपना वाइंडिंग अप करवा लेंगे, या जब ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा देन इन दैट केस हम वाउंड अप हो जाएंगे। फिर वाउंड अप कैसे होंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
वॉलेंट्री वाउंड अप होंगे या हम एनसीएलटी के ऑर्डर पे वाउंड अप होंगे। एनसीएलटी के ऑर्डर का मतलब कंपलसरी वाइंडिंग अप। यहां लिखो, यहां लिखिए कंपलसरी वाइंडिंग अप, यहां लिखिए कंपलसरी वाइंडिंग अप, कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप। तो आप कौन सा वाइंडिंग अप का तरीका चूज करोगे, है ना, कंपलसरी चूज करोगे या वॉलेंट्री चूज करोगे, ये सब भी साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए आप समझो, एलएलपी एग्रीमेंट जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि फ्यूचर में कोई भी डिफरेंसेस हो तो उसका सॉल्यूशन पहले से लिखा हुआ हो। एक अच्छा ड्राफ्टमैन वही माना जाता है जो फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लेता है। जैसे इस कोचिंग को रन करने के लिए मैंने फ्यूचर को एंटिसिपेट किया कि इस कोचिंग में हो सकता है कि कुछ बुरे बच्चे आ जाए, कुछ गलत बच्चे आ जाएं, कुछ घटिया बच्चे आ जाएं, कुछ सड़े हुए बच्चे आ जाएं। इन दैट केस हाउ आई हैव टू डील विद दैट स्टूडेंट्स, उसका मैंने पहले से लिख के रखा हुआ कि अगर कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा आई विल यूज दैट क्लॉज, आई विल यूज दैट क्लॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ गुड बिजनेसमैन एंटिसिपेट द वर्स्ट से वर्स्ट चीज। उसको मालूम है कि एक समय के बाद वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है मेरे साथ, तो ये हो सकता है, तो उसका पहले से क्लॉज में लिख लिया और स्टूडेंट से साइन करवा लिया। नहीं साइन करा, डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट है। when you are taking admission in this institute you are willing to comply all the code of conduct जो यहां लिखा हुआ है, यही है ना। और अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करेंगे तो एक तो एक केस बनता है, ये तो क्या बनता है एग्जैक्टली, केस बनता है, और एक केस जिंदगी खराब, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्राफ्टमैन बनेंगे ना, आप अपने क्लाइंट के लिए एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, आप अपने क्लाइंट के लिए क्या करेंगे, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे। तो आप उस बिजनेस रिलेशन को देखना, और उस बिजनेस रिलेशन में कितने लेवल तक का डिस्प्यूट हो सकता है, उस सारे डिस्प्यूट को सोच के उसका सॉल्यूशन आज ही लिख देना। तो जानते हो कभी बाद में अगर डिस्प्यूट होगा भी तो तुम्हारा क्लाइंट तुम पर खुश रहेगा कि मेरे ड्राफ्टमैन ने मुझे बचा लिया, उसने पहले ही सिचुएशन को डील कर लिया। ये सिखा देता हूं लाइफ में, हमेशा याद रखना। आपको मालूम नहीं, आपको लग रहा है सिर्फ लॉ पढ़ रहे हो आप, सीएस बनने के बाद, सीएस बनते समय प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग। ये जो पढ़ रहे हो ना भी आप, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है आपको सीएस प्रोफेशनल में, हमेशा याद रखिएगा। मैं जनरली बहुत, अब देखिए दिन भर में तो मैं कभी कोई प्रॉपर्टी लेता रहता हूं, कभी कोई रेंट एग्रीमेंट कराता रहता हूं, कुछ भी कराता रहता हूं, मैं सब कुछ करा लेता हूं। और आपको मैं बता दूं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है, मेरे जितने भी किराएदार हैं, चाहे 25 हो 30 हो, जितने भी किराएदार हैं, सारे किराएदार से मैं पहले ही वेकेशन का साइन करवा के रखता हूं। उसको मालूम भी नहीं चलता है, उसको मालूम भी नहीं चलता मैंने कहां साइन करवा लिया। उसमें वो पहले लिखा हुआ होता है कि हाँ मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, और जहां किचकिच किया बस वो डॉक्यूमेंट मैं उसके सामने रखता हूं और कहता हूं निकल। क्या करूंगा, बुरे लोग भी दुनिया में मिल जाते हैं। अच्छा अच्छे लोग हैं तो अच्छों के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम मैं करूंगा तो मैं बेवकूफ ही तो माना जाऊंगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, शरीफ बनना है, बेवकूफ नहीं, है कि नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अरे अब तुम लॉ पढ़ते हो भाई, 11-13 साल हो गया मुझे लॉ पढ़ाते हुए, मैं तो लॉ में घुस गया, मुझे सब पता कि किसको कैसे लपेटे में ले सकता हूं मैं, क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड। हो सकता है सामने वाला प्रिपेयर्ड ना हो, उसको लग रहा हो कि तो नॉर्मल चीज है, उसको लग रहा हो और जगह हो रहा होगा मैं यहां भी कर दूंगा, पर उसको मालूम नहीं कि ये कौन है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, हमेशा कभी भी किसी से कोई डील करो, वर्स्ट से वर्स्ट सोच लो कि वो धोखा देगा ही, वो ऐसा करेगा ही, और उसका पहले से क्या लिख लो, सॉल्यूशन। क्यों, किराएदार बहुत बार नहीं खाली करते, सुना होगा आपने। अब मेरा सेकंड बिजनेस ही यही चीज का है कि मेरे जितने भी फ्लैट्स हैं सब में रेंट लगता है। अब वो नहीं खाली करते तो मेरे पास टाइम थोड़ी लड़ता रहूंगा उससे, अब मारपीट करूंगा, गुंडे लाऊंगा, गुंडे से पिटवाऊंगा। अरे ये काम थोड़ी है मेरे पास यार, है कि नहीं। वैसे गुंडा लाना बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। मतलब अभी नीचे उतरूंगा, एक फोन करूंगा, 17 गुंडा आ जाएगा जी, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, है कि नहीं। लेकिन फिर भी क्यों हाथ गंदा करें। तो मैं पहले से क्लॉज बना के रखता हूं, पहले से क्या बना के रखता हूं, क्लॉज। उससे पहले से साइन करवा लेता हूं। जैसे रेंट एग्रीमेंट साइन करवाता हूं, उसके नीचे एक पेज लगा देता हूं, और उस पेज में लिखा होता है कि मैं अपनी पूरी इच्छा से, स्वेच्छा से मैं एक घर खाली करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे डेट लिखना होता है उसमें, मैं डेट लिखता हूं, निकाल देता हूं। ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी एक्सपीरियंस से ही सीखता है। अभी आप लोग बच्चे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत लोग जैसे इस एज में क्या लगता है लोगों को, हल्ला कर दूंगा, बदमाशी कर दूंगा, मारपीट कर लूंगा। अब बस जहां एक केस लगा, अब माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और घर से घसीटा गया,
है ना, बस उसी दिन का यार ये तो गलती हो गई, माफ कर दो, वो तो होगा, क्योंकि किसी के पास पैसा तो दूसरा खाली थोड़ी बैठा हुआ, उसके पास भी तो पैसा है ना। इस एज में लोगों को क्या लगता है मालूम है, मेरे पास ही सिर्फ दम है, मैं ही किसी को बर्बाद कर सकता हूं, तो दूसरा क्या वहां पर मक्खी मार रहा है। अरे दूसरे के पास भी, दूसरा भी 13 साल से बैठा हुआ है तो कुछ तो बनाया होगा क्या। तो इस बात का लोग ख्याल नहीं रखते हैं, और इमेच्योरिटी में कोई गलती कर जाते हैं और वो उनके लिए जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाता है, और भारी पड़ता है। पता ही कहां कंपनी सेक्रेटरी बनने लोग आते हैं, कहां वो जेल पहुंच जाते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है और इसको समझना चाहिए लोगों को, और इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देख रहे हो वाइंडिंग अप तक लिख रहा है कि मतलब कौन कौन ऐसा सिचुएशन होगा जहां में वाउंड अप करना है, जहां में क्या करना है, एग्जैक्टली वाउंड अप करना है। एक एक चीज ये बता रहा है कि नहीं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, लीगल चीजों में एक एक चीज लिख देना चाहिए, एकदम लिख देना चाहिए। बहुत लोग आपको मिलेंगे, अरे सर आपस में रिलेशन है, क्या जरूरी है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं बहुत बार। अरे सर 10 लाख रुपया दे दो, अरे अपना ही घर तो है, अपने हाथ में तो पैसा दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, लिख दो ना, क्या दिक्कत, लिख दोगे तो कोई दिक्कत है, लिखने से क्या हाथ कट जा रहा है तुम्हारा, लिख दो। तो मैं लिखवा लेता हूं तुरंत, हमेशा मैं ये काम करता हूं, क्योंकि आई ऑलवेज एंटिसिपेट द वर्स्ट एंड वर्स्ट। हमेशा वर्स्ट एंटिसिपेट करके रखना चाहिए कि सामने वाला बहुत बुरा करेगा आपके साथ, और बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है जो मैं आपको दे रहा हूं, है ना। बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, मालूम है। अच्छा बताइए ना, कौन अपने आप को बेवकूफ समझता है इस देश में। छोटा बच्चा को पूछे क्लास 4 वाले को, तुम बेवकूफ हैं, मैं बेवकूफ हूं, बहुत नॉलेज है मुझे, आपको हिला दूंगा। सबको दुनिया में यही लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और उसको बहुत नॉलेज है, लेकिन भाई एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स। बहुतों के लिए मैं पहला बार टीचर हूंगा, पर मेरे लिए तो वो कितने नंबर का स्टूडेंट है मुझे भी याद नहीं है कि नहीं। तो ये समझना चाहिए लोगों को। चलिए अगला, लास्ट में जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में जैसे हायर, सक्सेसर्स, काउंटर पार्ट, सर्विंग ऑफ नोटिसेस, वेवर, गवर्निंग लॉ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन मैटर्स पे आपको लिख देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वहां पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले बताइए आप। चलिए आगे, अब ये खत्म हो गए, सब मिला के कितने एग्जैक्टली पॉइंट थे, 17। अच्छा, ये जरूरी कि 17 ही होते होंगे। अब देखिए, द पार्टनर्स आर एट लिबर्टी टू इंट्रोड्यूस एज मेनी पॉइंट्स जो उनको सही लगे। उनको लग रहा है हमें ये भी लिखना चाहिए, 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 वो सब लिख सकते हैं। तो दीज आर द मिनिमम कंटेंट्स, दीज आर द मिनिमम कंटेंट्स जिस पर आपको बातें लिखनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी ना हो। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, एक बार जो आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया, क्या जिंदगी भर वही रहेगा या आप उसको चेंज भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे? तो क्या हो गया उससे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अरे उस सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखी हुई होंगी, मैंने कुछ उधर लिख दिया, कुछ इधर लिख दिया। चलिए आगे। तो एक बात बताइए, जो आपने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जिंदगी भर वही रहेगा या जरूरत पड़ने पे चेंज होगा? चेंज होता ही होगा यार, बिजनेस इज डायनेमिक, बिजनेस इज डायनेमिक। तो बिजनेस की सिचुएशन चेंज होते रहते हैं एंड यू हैव टू फिर चेंज योर एलएलपी एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली, है कि नहीं? तो चलिए, आप जानते हैं कि एलएलपी एग्रीमेंट इज द चार्टर्ड, चार्टर मतलब मेन, चार्टर का मतलब मेन डॉक्यूमेंट ऑफ LLP, like MOA and AOA in a company and partnership deed in case of partnership firm। तो वही लिखा कि इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं और उन सारी बातों में चेंज भी आता रहता है, जैसे पार्टनर चेंज हो जाते हैं, कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, बिजनेस चेंज हो जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, चेंज। तो जब भी चेंज होगा यू हैव टू ऑल्टर योर LLP एग्रीमेंट। अब जब भी आप ऑल्टर करेंगे तो RO LLP को रात में सपना तो नहीं आ जाएगा, तो RO LLP को कितने दिन में बता देंगे? किस फॉर्म में? फॉर्म नंबर 3। आप याद रखिएगा, LLP में वो वाला फॉर्म नहीं चलता है, SH ये सब नहीं, कंपनी लॉ में चलता है ऐसे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता लगातार, फॉर्म कम है ना। अरे यहाँ फॉर्म ही बहुत कम है। अरे कंपनी लॉ में तो कितने फॉर्म है, एक एक रूल में 20 फॉर्म है, लेकिन यहाँ तो फॉर्म ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत खींचोगे तो 20-22 तक जाके रह जाएगा। तो LLP फॉर्म नंबर कौन? 3। LLP फॉर्म नंबर 3 में आप RO LLP को जानकारी दे देंगे कि सर हमने अपना LLP एग्रीमेंट क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। ठीक। अच्छा, इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट जाएगा पहले ये बताइए आप। इनिशियल LLP एग्रीमेंट मींस ओरिजिनल,
ओरिजिनल एलएलपी अग्रीमेंट। ओरिजिनल एलएलपी अग्रीमेंट का मतलब जो शुरू से बना था। अब ये कौन सा हो गया? ऑल्टर्ड। ये क्या हो गया? ऑल्टर्ड, जो भी आपने तुरंत क्या किया? चेंज किया। एंड द थर्ड, और कोई ऑप्शनल अटैचमेंट लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो रजिस्टर्ड ऑफिस, नए रजिस्टर्ड ऑफिस का पता होता, मैप वैप कुछ बना के देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। तो ये तीन चीजें अटैच होंगी। ये तीन चीजें क्या होंगी? अटैच होंगी। कौन से फॉर्म के साथ? फॉर्म नंबर 3 के साथ। चलिए लास्ट में एक बार फिर से बोलो क्या लिखा हुआ है? कैपिटल या कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल वर्ड इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक बात अभी तुमने देखा, एलएलपी का हम इंट्रोडक्शन अब कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या किसी एलएलपी एक्ट के सेक्शन ने लिखा कि इतना कैपिटल होना ही चाहिए? तो एलएलपी एक्ट में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या एलएलपी एग्रीमेंट में वो लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ पार्टनर बनना चाहते हो तो 5 लाख रुपए तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा? तो एलएलपी एग्रीमेंट में ये लिखा जा सकता है, मतलब पार्टनर्स आपस में तय कर सकते हैं, बट एलएलपी एक्ट हैज नो सच रिक्वायरमेंट। एलएलपी एक्ट में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखना है तो आपको कहां लिखना है? एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना है ना? तो इस, और आपको मालूम हो आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे वहीं तक की आपकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। आपने कंट्रीब्यूट किया 5 लाख तक तो आपकी लायबिलिटी कहां तक है? 5 लाख तक। तो बस यही कहानी है। तो एलएलपी एक्ट इज साइलेंट बट द एलएलपी एग्रीमेंट मे प्रोवाइड फॉर द कंट्रीब्यूशन, और जो भी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे योर लायबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन ओनली। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। तो नाउ इज द टाइम फॉर व्हाट? ब्रेक।